जी नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 410। किससे रिलेट करता है ये? फीस से। अब ये हम 400 सीरीज पे आ गए हैं, यानी 300 सीरीज समझे हमारी कंप्लीट हो गई, क्योंकि कद्दू का सेक्शन अगर रह गया तो हम बाद में वो डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि मैंने स्टार्ट के बताया था आपको कि हमारा फोकस है इस वक्त एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको पहले कवर करना, प्रायोरिटी देना, दूसरे वाले बाद में करने के छोटे मोटे। तो अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं ये है फीस। इसमें अब ये जो सेक्शन 4 और 500 है ये स्पेसिफिक 600 4 5 600 ये स्पेसिफिकली अश्योरेंस क्लाइंट्स के लिए, ऑडिट क्लाइंट्स के लिए। तो यहाँ पे ज़हन में रखिएगा, हम जो भी कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे उसमें जो हमारा क्लाइंट है वो ऑडिट क्लाइंट होगा। 300 में लाजमी नहीं ऑडिट क्लाइंट हो, वो ऑडिट क्लाइंट भी हो सकता है, नॉन इंश्योरेंस क्लाइंट भी हो सकता है। 410 स्टार्ट में फीस की डिस्कशन कर रहा है, रूटीन की, अहम नहीं है, पढ़ना चाहें पढ़ लें। फिर हमारा कंसेप्ट स्टार्ट कराता है वो लेवल ऑफ ऑडिट फीस। लेवल ऑफ ऑडिट फी में अगेन वही कंसेप्ट है, ना फीस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना फीस बहुत कम होनी चाहिए। कह रहा है फीस चाहे डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो फैक्टर सामने रखने चाहिए फीस को डिसाइड करते हुए वो स्कोप एंड कम्प्लेक्सिटी है। स्कोप एंड कम्प्लेक्सिटी को सामने रखते हुए हाई स्कोप है या कम्प्लेक्स क्लाइंट है फीस ज़्यादा करें, स्कोप थोड़ा है कम सिंपल क्लाइंट है फीस कम कर दीजिए। ठीक है, स्कोप एंड कम्प्लेक्सिटी को सामने रखते हुए आपने फीस को डिसाइड करना है। अच्छा, फिर इम्पैक्ट ऑफ अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन ऑडिट क्लाइंट, ये एक अहम कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है अहम। क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसा नहीं होगा कि ऑडिट फी फल नॉट अलाउ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑडिट फी इन्फ्लुएंस हो अदर सर्विसेज। ठीक है, यानी क्या मतलब? ऑडिट फी डिसाइड की जा रही, ऑडिट फीस की बेसिस है अदर सर्विसेज, भाई प्रोवाइड कर रहे हैं ज्यादा, इस वजह से ऑडिट फीस को कर दिया कम, ऐसे नहीं होना चाहिए। या अदर सर्विसेज से फीस ले रहे हैं कम, इसलिए ऑडिट फी को कर दिया ज्यादा। ऑडिट फी डिसाइड करने में नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज को कंसीडर नहीं करना। जैसे क्लाइंट कहता है सर पिछले साल आपने इंश्योरेंस सर्विसेज में 5 लाख फीस ली थी, अब हम आपको 10 लाख देंगे, क्या 3 लाख देंगे आपको इंश्योरेंस सर्विसेज का, 7 लाख देंगे नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज का, वो भी आपसे ऑब्टेन करनी है। हमने कहा नहीं, पिछले साल 5 लाख था, इस दफा भी कम से कम 5 लाख होना चाहिए। वो कहेगा सर क्या फर्क पड़ता है, इसको 5 और 5 कर ले चाहे या 3 और 7 कर ले, टोटल फीस तो 10 लाख बनेगी, क्या ये अरेंजमेंट ठीक है? नहीं, हमने याद रखिए इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज को कंबाइन क्लाइंट के साथ एग्री नहीं करना। इंश्योरेंस सर्विसेज अलग, नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज अलग। ये यहाँ पे ऑडिट फीस डिसाइड करते हुए नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज को अलग रखना है, वो एक रेलिवेंट फैक्टर नहीं होगा। डन जी, इसमें इतनी बात काम की है। फिर कंटिजेंट फी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? कंटिजेंट फी 3 तरह से, कंटिजेंट फी ऑडिट की, कंटिजेंट फी नॉन इंश्योरेंस सर्विस लेकिन जो ऑडिट क्लाइंट को दे रहे हैं, ये दोनों अलाउड नहीं है। और अगर नॉन इंश्योरेंस क्लाइंट है उसमें कंटिजेंट फी है, ऑडिट क्लाइंट नहीं है। नॉन इंश्योरेंस सर्विस क्लाइंट भी और ऑडिट नहीं कर रहे, इसकी अलाउड है। लेकिन आई कैप क्या कहता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी केस में नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज नहीं लेगा। ठीक है जी, ये कहां पे लिखा हुआ उसने? ये वही डिस्कशन जो आपके साथ वो उधर सेक्शन 300 में हम कर चुके हैं। कंटिजेंट फी इज नॉट अलाउड इन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961 चार्टर्ड। ठीक है, कह रहा है गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा वो। चलिए ये तो हो गया क्लियर। फिर इसके बाद अच्छा, अब ये है टोटल फीस। पहले क्या कंसेप्ट था कि श्योर ऑडिट की फीस और नॉन इंश्योरेंस सर्विस फी अलग अलग डिसाइड होगी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगी। अब क्या है, एक ही क्लाइंट टोटल प्रोपोर्शन ऑफ कह रहा टोटल प्रोपोर्शन ऑफ फीस फॉर सर्विसेज अदर देन ऑडिट टू ऑडिट। ठीक है, यानी क्या प्रोपोर्शन है किसका? फी फॉर सर्विसेज अदर देन ऑडिट का ऑडिट फी के साथ। यानी ऑडिट फी कितने % ले रहे हैं, नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज कितने % ले रहे हैं। यहां पे हमें क्या बता रहा है
कि ये जो रेशो है, अगर लार्ज प्रोपोर्शन, क्या कह रहा है, लेवल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइजेज when a large portion of fees charged by firm to an audit client is generated by providing services other than audit to client। कह रहा है ऑडिट के फी, एक क्लाइंट से, पहला केस, एक क्लाइंट से ऑडिट और नॉन ऑडिट सर्विसेज इकट्ठी फीस डिसाइड कर रहे हैं, अलाउड नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। दूसरा, अब ये दूसरा केस है, ये क्या है, एक ही क्लाइंट को सर्विस अलग अलग डिसाइड कर रहे हैं, ऑडिट भी अलग फीस डिसाइड हो रही है, नॉन इंश्योरेंस भी अलग हो रही है। ऑडिट है 5%, नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज है 95%। ऑडिट है 10%, नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज है 90%। ऑडिट है 15-20%, नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज 85-80%। इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं? जब नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज से रेवेन्यू आ रहा है वो ज्यादा हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? अलग डिसाइड अलग अलग हो रहे हैं, पहले वाला केस नहीं है, फर्क है। लेकिन नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज ज्यादा हो, क्या प्रॉब्लम है? सेल्फ इंटरेस्ट राइज होता है, क्यों? जस्टिफाई करवाएं। क्योंकि नॉन इंश्योरेंस सर्विस, हम उस क्लाइंट को अगर क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, वो कहेगा अच्छा आज के बाद नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज भी नहीं तुमसे लेनी, चलो भाग जाओ। ऐसा क्लाइंट हमारे हाथ से निकल, वो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज को एक रिश्वत के तौर पे, एक थ्रेट के तौर पे यूज कर सकता है कि आपने इंश्योरेंस में हमें फेवर ना दी तो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज में हम आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है कि रेशो के ऊपर नजर रखो, ये रेशो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज। चलो एक आधे साल में हो गया, कोई एक बड़ी एक्टिविटी आ गई, बड़ी इंगेजमेंट आ गई, क्लाइंट ने कोई, फॉर एग्जांपल हमसे कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई स्पेशल किस्म की, क्लाइंट ने हमें कहा ऐसा करो, हमें फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट रजिस्टर बना दो, कोई इस तरह की इंगेजमेंट, वन ऑफ किस्म की इंगेजमेंट हो तो चले वो चलता है, रूटीन में फिर ये परसेंटेज हाई नहीं होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? पहली वाली एग्जांपल क्या थी, फीस की, इकट्ठा पैकेज नहीं डिसाइड करना। दूसरी वाली एग्जांपल क्या है, इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस सर्विस के दरमियान में बैलेंस होना चाहिए, नॉन इंश्योरेंस सर्विस की परसेंटेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए इंश्योरेंस से, वरना क्लाइंट इसे थ्रेट के तौर पे यूज कर सकते। बात समझ आती है जी? अगला केस, तीसरा, टोटल फी या ओवरड्यू फीस। अब इसमें क्या है, ओवरड्यू फीस है। ये कौन सा था, प्रोपोर्शन वाली फीस, ये सारी टोटल फी के आगे सब पेंडिंग है। और इससे पहले वाली क्या था, जहां से स्टार्ट होता है, कंटिंजेंट फी। बात समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। ओवरड्यू फीस का मतलब क्या है? ओवरड्यू फीस में वही जी है, आप कैफ लेवल पे भी बढ़ चुके हैं कि भैया सेल्फ इंटरेस्ट रेट राइज होगा कब, अगर फीस लंबे अरसे तक पेएबल है। अगर आपने प्रीवियस सर्विस की फीस अभी तक नहीं ली ड्यूरिंग करंट ऑडिट, पिछले साल का ऑडिट किया है या हाफ ईयरली रिव्यू किया है या कोई नॉन इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड की है, उसकी फी, उसके बाद अब ऑडिट अलग से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और अभी प्रीवियस सर्विस की फीस नहीं मिली, इसको क्या बोलते हैं, ओवरड्यू फीस। जब ऑडिट करते हुए पता चले कि अभी कोई पिछली सर्विस हमने प्रोवाइड की थी, उसकी फीस नहीं मिली, चाहे 6 महीने चाहे साल हो, वो क्या कहलाएगी, ओवरड्यू फीस। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको पिछली फीस क्लियर करवानी है। कहीं ऐसा ना हो रिपोर्ट साइन करते हुए आप सोचें यार ऐसा ना हो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन दे दूं और वो पिछली फीस मेरी डूब जाए। तो क्या कह रहा है, पहला सेफगार्ड क्या है, आपने हासिल करनी है इस साल की ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले। ये नहीं कह रहा कि 25 का ऑडिट कर रहे हैं तो 25 की रिपोर्ट इशू करने से पहले पेमेंट लो, वो तो अभी ड्यू ही नहीं हुई। वो कह रहा है जब 26 का ऑडिट कर रहे हो तो उससे पहले 25 का ऑडिट अगर हो गया है या कोई और सर्विस आपने प्रोवाइड की थी उसकी फीस क्लियर करवाओ 26 से पहले, अगले ऑडिट से पहले, अगली रिपोर्ट साइन होने से पहले। नेक्स्ट फिर क्या है जी, एग्जाम्पशन डेट माइट बी सेफगार्ड, के अगर नहीं कर सकते पूरी फीस रिकवर तो पार्शियल पेमेंट ले लो और फिर रिव्यूअर, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर से रिव्यू करवा लो, कहीं फीस रिकवरी को सामने रखते हुए आपने क्लाइंट को कोई अनड्यू फेवर तो नहीं दी। एप्रोप्रिएट रिव्यूअर याद आया, ऑब्जेक्टिविटी वाला कंसेप्ट पढ़ा था सेक्शन 300 में, ये वही है। ये हो गया हमारा ओवरड्यू फीस। नेक्स्ट क्या, फी डिपेंडेंसी। हाँ ये अहम है, फी डिपेंडेंस, इसको तो तसल्ली से पढ़ेंगे। इसमें 3 केसेस हैं।
पहले वो बताता है वो प्रोविजन जो सारे ऑडिट क्लाइंट के लिए है, ये थोड़ा जेनेरिक फॉर्म में डिस्कशन करेगा। फिर बताएगा वो प्रोविजन जो के अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। और फिर बताएगा वो प्रोविजन जो के पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज यानी लिस्टेड कंपनीज के लिए है। बात समझ रहे हैं? अनलिस्टेड कंपनी के लिए क्या है, सॉरी सारे क्लाइंट्स के लिए क्या है। वो कह रहा है मेन कंसेप्ट समझे भैया, पहले आगे चलने से पहले, डिटेल में चलने से पहले मेन कंसेप्ट क्या है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल फी ऑफ फर्म डिपेंड्स ऑन सिंगल क्लाइंट। तो फिर क्या होगा, अगर टोटल फी जनरेटेड फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट बाय फर्म, अगर एक फर्म एक ही ऑडिट क्लाइंट से लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फीस रिकवर करवा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज हुआ, इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब वो क्लाइंट बड़ा क्लाइंट है, एक ही क्लाइंट से फर्म का 30% ऑफ रेवेन्यू एक ही क्लाइंट से जनरेट हो रहा है। फिर से क्या, 30% ऑफ रेवेन्यू एक ही क्लाइंट से जनरेट हो रहा है। इसमें याद रखिए ये परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए ऑडिट और अदर सर्विसेज दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करके एक ही क्लाइंट से अगर लार्ज रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो क्लाइंट फर्म को बड़ा प्यारा होगा। क्यों? 30% रेवेन्यू, 40% रेवेन्यू उसी एक क्लाइंट से आ रहा है, क्या उसको जाने देंगे? नहीं। सेल्फ इंटरेस्ट आ गया, क्लाइंट भी इस चीज को धमकी के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है कि भैया अगर आपने मुझे नाराज किया मैं चला जाऊंगा, सबसे बड़ा क्लाइंट हूं आपका। ठीक है जी, तो ये मेन कंसेप्ट है। अच्छा, वो कह रहा है अब ये जो थ्रेट है ना, ये A5 में बड़ी अहम बात कर रहा है। कह रहा है ये फर्म लेवल पे तो काम करता ही करता है, ये गौर से समझिएगा, ये पार्टनर लेवल पे भी थ्रेट काम करता है, ये ऑफिस लेवल पे भी काम करता है। इमेजिन कीजिए एक फर्म है, उसके 3 ऑफिस है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। लाहौर ऑफिस है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसमें फिर पार्टनर है, क्योंकि पार्टनर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना। कहता है ये जो, गौर से सुनिएगा, ओवरड्यू डिपेंडेंस वाला कंसेप्ट है ना, ये फीस डिपेंडेंसी वाला, ये फर्म लेवल पे भी काम करता है। यानी फर्म का टोटल रेवेन्यू एक क्लाइंट से सिग्निफिकेंट एक क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए फर्म। दूसरा, एक ऑफिस भी क्लाइंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, एक ऑफिस का रेवेन्यू भी देखा जाएगा। भाई एक है फर्म का रेवेन्यू, एक है ना, फर्म डिपेंडेंट होनी चाहिए एक क्लाइंट पे, ना एक ऑफिस डिपेंडेंट होना चाहिए एक क्लाइंट पे, ना ही एक पार्टनर डिपेंडेंट होना चाहिए। मैं एक पार्टनर हूं भाई, फर्म का एक क्लाइंट है, फर्म को टोटल उससे 5% ऑफ रेवेन्यू आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, वो हमारा लाहौर ऑफिस का क्लाइंट है, लाहौर ऑफिस को उससे 30% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब ये लाहौर फर्म के, ओवरऑल फर्म के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ओवरऑल फर्म में तो कराची का रेवेन्यू भी आएगा, इस्लामाबाद का भी, लाहौर का भी, फर्म लेवल पे सिग्निफिकेंट नहीं है, ऑफिस लेवल पे है, तो इससे थ्रेट राइज होगा। या अगर ब्रांच लेवल 30% है और ब्रांच लेवल पे फर्ज करें 10% है, लेकिन एक सिंगल पार्टनर जो है उसका 60% रेवेन्यू उस क्लाइंट से आ रहा है, क्या अब थ्रेट राइज हुआ? फर्म लेवल पे थ्रेट नहीं है, ऑफिस लेवल पे थ्रेट नहीं है, पार्टनर लेवल पे बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि पार्टनर उसको फेवर दे सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए बताइए? ये इसमें बहुत अहम, छोटा 3 लाइन है लेकिन बहुत अहम केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये थ्रेट आपने 3 लेवल पे इवैल्यूएट करना है। किस किस लेवल पे? क्या ओवरड्यू डिपेंडेंस ना हो फीस के ऊपर, फर्म लेवल पे, ऑफिस लेवल पे और पार्टनर लेवल पे। अच्छा, और अगर फर्ज कीजिए डिपेंडेंस है तो फिर क्या करें? ये नीचे सेफगार्ड है सारे भाई। अगर अनड्यू डिपेंडेंस है, ज्यादा फीस है, तो क्या एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को पॉइंट करो, देखो कहीं फेवर तो नहीं दी, ठीक है। अब पार्टनर की कंपनसेशन देखो, उससे फीस जनरेटेड पे डिपेंडेंट तो नहीं है, वरना पार्टनर अपनी कंपनसेशन के लिए क्लाइंट को हाथ से नहीं जाने देगा। इस क्लाइंट को जिस पे अनड्यू डिपेंडेंस है, इसको सर्विसेज कम कर दो, अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाओ, दूसरे क्लाइंट को सर्विसेज को एनहेंस करो। इन सब से क्या होगा? आपकी डिपेंडेंस उस क्लाइंट पे है कम होगी। ये 3 खास तौर पे सेफगार्ड देखें, ये 3, इन तीनों से क्या हो रहा है?
उस क्लाइंट पे डिपेंडेंस कम हो रही है। ये है हमारा ओवरऑल। अब लिस्टेड कंपनीज के केस में क्या होगा, अनलिस्टेड के केस में वो ब्रेक के बाद करते हैं। नमाज का टाइम हो गया जी, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। बात हो रही थी अनड्यू डिपेंडेंस की, कि एक ही क्लाइंट पे फर्म की, ऑफिस की या पार्टनर की अनड्यू डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि एक लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक ही क्लाइंट से जनरेट हो रहा हो। वो क्लाइंट इस पोजीशन में आ सकता है कि वो हमें थ्रेट करे कि मेरी बात माने वरना मैं किसी और तरफ निकल जाऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पे उसने नोट कीजिए जो प्रोविजन, जो सेक्शन सारे क्लाइंट्स के लिए ना, उसने वहाँ पे जेनेरिक बात की है, कोई स्पेसिफिक बात नहीं की। यानी जेनेरिक है कि लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू, कितना पोर्शन ये नहीं बताया। लेकिन अब यहाँ पे जो पैराग्राफ लिस्टेड कंपनी के लिए, सॉरी ये अनलिस्टेड कंपनीज के लिए ना, और लिस्टेड कंपनी के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन, अब यहाँ पे वो परसेंटेज बताएगा। ये जरा गौर से पढ़ने वाली बात है। ये केस स्टडी स्पेसिफिक पैराग्राफ है, दोनों बहुत अहम है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है व्हेन फॉर ईच ऑफ 5 कंसेक्टिव ईयर्स, जब 5 कंसेक्टिव सालों के लिए टोटल फी फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट दैट इज अनलिस्टेड कंपनी इज मोर देन 30% ऑफ टोटल फी रिसीव्ड बाय द फर्म। यानी क्या बता रहा है कि अगर फर्म का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 30% एक क्लाइंट से रिसीव हो रहा हो, टोटल रेवेन्यू का, अनलिस्टेड कंपनी है, हमारा क्लाइंट कौन सा है, अनलिस्टेड क्लाइंट है, कंपनी है, तो उससे जो हमें फीस मिल रही है फर्म के टोटल रेवेन्यू का 30% उससे मिला, और फिर 1 साल में हो जाए खैर है, 2 में हो जाए खैर है, 3 में हो जाए खैर है, 5 साल तक मुसलसल फर्म का 30% ऑफ रेवेन्यू एक ही क्लाइंट से रिसीव हो रहा है, तो इसमें फिर अनड्यू डिपेंडेंस क्रिएट हो जाएगी। ये फिगर आपने नोट करनी है, 5 ईयर्स 30%, 5 ईयर और 30%। इस सिचुएशन में क्या सेफगार्ड आपने अप्लाई करना है? अब इस सिचुएशन में पहला सेफगार्ड है, जरा समझिए, प्रायर टू ऑडिट ओपिनियन बीइंग इश्यूड ऑन द 5th ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज नॉट मेंबर ऑफ फर्म, हु इज नॉट मेंबर ऑफ फर्म, जिसका फर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का भी नहीं है, वो रिव्यू करे 5वें साल के वर्क को। समझ रहे हैं? अच्छा, कब रिव्यू करे? ओपिनियन देने से पहले के ओपिनियन देने के बाद, प्रायर टू ऑडिट ओपिनियन। इसके साथ लिख लें, इसको हम कहते हैं प्री इशुएंस रिव्यू। क्या? प्री इशुएंस रिव्यू। अगर ये प्री इशुएंस रिव्यू है ए वाला, तो बी वाला क्या होगा? पोस्ट इशुएंस रिव्यू। ये क्या है? आफ्टर द ऑडिट ओपिनियन। दूसरी ऑप्शन क्या है? आर है। या तो ये करवा लें, या दूसरी ऑप्शन क्या है? 5वें साल के ओपिनियन एक्सप्रेस करने के बाद, लेकिन 6ठे साल से पहले, जब आप 6ठे साल का ऑडिट कर रहे हो, तो फिर आपने यही काम करवा लेना। क्या? किसी ऐसे पर्सन से जो फर्म का मेंबर नहीं है, उसे आपने कहना है कि भैया क्या करो, 5वें साल का काम रिव्यू कर दो। ये 2 काम, इसको कहते हैं पोस्ट इश्यूएंस रिव्यू। तो अगर एक क्लाइंट है अनलिस्टेड, उससे जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है वो फर्म के टोटल रेवेन्यू का 30% है, और एक नहीं 5 मुसलसल सालों तक ऐसा हुआ, तो 5वें साल में क्या करना है? या प्री इश्यूएंस रिव्यू करवाए या पोस्ट इश्यूएंस रिव्यू करवाए। और अगर 6ठे साल ये काम करते हैं तो 6ठे साल भी प्री इश्यूएंस रिव्यू या पोस्ट इश्यूएंस। अगर 7वें साल भी 30% ऑफ रेवेन्यू से ज्यादा है, तो 7वें साल भी क्या करे? प्री इश्यूएंस रिव्यू करवाए या पोस्ट इश्यूएंस रिव्यू करवाए। बात समझ आई? अगर समझ आई तो एक और ट्विस्ट बताऊं आपको। कह रहा है अगर एक कंपनी के 2 ऑडिटर हैं, जॉइंट ऑडिट का केस है। कौन सा? क्या एक कंपनी के 2 ऑडिटर पॉसिबल हैं? यस, पॉसिबल हैं। अगर 2 ऑडिटर हैं, उस सूरत में एक ऑडिटर के अगर 5 साल हो गए हैं पूरे, दूसरे के नहीं हुए, दूसरे में ये मसला नहीं है, तो जो दूसरा ऑडिटर है ना, वो समझा जाएगा वो रिव्यूअर वाला रोल ही प्ले कर रहा है। उस सूरत में आपको अलग से रिव्यू करवाने की जरूरत नहीं है। ये बता रहा है क्या कि व्हेन 2 or more firm are engaged to conduct audit, तो उस सूरत में जो अदर फर्म होगी, यानी जिसका थ्रेट राइज हो रहा है वो नहीं, जो दूसरी फर्म होगी, उसे हम समझेंगे ये ऐसा ही है
कि जैसा कि जो एक्शन हमें रिक्वायर्ड था वो काम कर रही है दूसरी फर्म, क्योंकि दूसरी फर्म भी तो सारी चीज़ें रिव्यू कर रही होगी। रिव्यू जॉइंट ऑडिट में हमने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, या अगर आपने नहीं वो लेक्चर कवर किया तो आगे पढ़ेंगे कि जॉइंट ऑडिटर ने सारी डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू करना होता है। वह बात पसंद आई कि नहीं आई? यही सारी बात लिस्टेड कंपनी के केस में है, बस थोड़ा सा सख्त है। सख्त कैसे? कंसेप्ट यही है। क्या कंसेप्ट है कि एक क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, लेकिन यहाँ पे साल 5 नहीं है, कितने हैं? क्योंकि लिस्टेड कंपनी ज्यादा सेंसिटिव होती है ना, इसमें ज्यादा सख्ती होनी चाहिए लिस्टेड कंपनी में कि नरमी होनी चाहिए। तो 2-3 सख्तियां हैं। पहली सख्ती क्या है लिस्टेड क्लाइंट के ऊपर कि 2 कंसेक्टिव ईयर, 5 के बाद नहीं की, 2 सालों तक भी अगर लिमिट एक्सीड कर गई तो फिर आपको सेफगार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। और टोटल परसेंटेज कितनी है? 15% नहीं, 30% नहीं, कितना? 15%। साल भी कम कर दिए, 5 से 2 कर दिए, परसेंटेज भी कम कर दी, 30 से 15 कर दी, और फिर रिव्यू भी 2 ऑप्शन नहीं दी, सिर्फ एक ऑप्शन दी है। कौन सी? प्री इश्यूएंस रिव्यू क्या था बताएं जरा? कि 5 में नहीं, अब की बार दूसरे साल। हाँ जी, रिव्यू करने से पहले, उससे पहले आपने क्या करना है? प्री इश्यूएंस रिव्यू करवाना है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रीवियन कितनी है? दूसरे साल की है। ठीक है, प्रायर टू ऑडिट बीन इश्यूड ऑफ सेकेंड ईयर, क्योंकि इसमें तो 2 सालों की है ना, वो दूसरा साल, उसमें 5 था तो 5वें साल बोला था। ये बात समझ आ गया? अब गैस करें इसमें भी वो सहूलत देगा कि नहीं, कि अगर जॉइंट ऑडिट है तो दूसरा ऑडिटर समझा जाएगा कि वो कर रहा है ऑडिट। ये यहां पे भी वही बात है, व्हेन 2 or more firm are engaged टू कंडक्ट ऑडिट, तो वो एक्शन इक्विवेलेंट समझा जाएगा रिव्यू के, शर्त है कि वो फर्म अपना पूरा काम को रिव्यू कर रही हो। ये अहम पैराग्राफ था, इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं फॉर 21A। ये बाकी पैराग्राफ इतने अहम नहीं, नीचे वाले यहाँ पे रोक रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ से इतना अहम है, बाकी का मैं एक दफ़ा पास पेपर के साथ लेटेस्ट इसको रिव्यू कर लूँ, अगर बाकी का ज़रूरी हुआ तो वो भी आपको किसी लेक्चर में बता दूंगा। बहरहाल ये सेक्शन यहाँ पे हमारा 410 मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। ज़रूरत हुई तो बाकी पैराग्राफ भी करवा दूंगा, लेकिन वो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे। जी, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। 411 क्या? ये सिंपल एक पेज का टॉपिक है, कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज। ये क्या बता रहा है? ऑडिट फर्म को क्या अपने मैनेजर को इस बेस पे प्रमोशन या बोनस देना चाहिए कि वो कितना अच्छा ऑडिट करता है, इस बेस पे देना चाहिए कि इस बेस पे कि वो कितनी नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज सेल करता है ऑडिट क्लाइंट को, किस बेस पे? कितना अच्छा काम करता है। क्योंकि अगर नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज सेल करने को उसका केपीआई बना दिया, उसके इंक्रीमेंट उस पर डिपेंडेंट कर दिया, तो वो फिर ऑडिट की बजाय फोकस किस पे करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज सेल करे। इस सिचुएशन में वो फिर अपने ऑडिट क्लाइंट को कह सकता है कि सर टैक्स का काम भी हमसे करवाएं, एडवाइजरी का काम भी हमसे करवाएं, बदले में हम आपको कुछ फेवर दे सकते हैं ऑडिट में। तो इससे ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हो जाती है। इसलिए कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि आपको अपना जो टीम मेंबर है वो इस बेस पे वैल्यूएट नहीं करने चाहिए। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट। नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, इस बेस पे आपने अपने स्टाफ को प्रमोशन नहीं देना कि ऑडिट क्लाइंट को कितनी सर्विसेज सेल कर रहा है। ठीक है, अगर आपने फर्ज कीजिए ऐसा केपीआई रखा हुआ है तो फिर अपने कंपनसेशन प्लान को रिवाइज करें, या क्या करें, उस टीम मेंबर को रिमूव कर दे ऑडिट से जिसने नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज बेची हैं, क्योंकि हो सकता है वो इसके बदले में क्लाइंट को फेवर दे। भाई समझ रहे हैं? वो क्या हो गया? और खास तौर पे कहता है बाकी मैनेजर वगैरह के केस में तो ये सेफगार्ड लग जाएंगे, लेकिन अगर कोई पक्की ऑडिट पार्टनर है ना, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी रिव्यूअर, जैसे एंगेजमेंट पार्टनर की ऑडिट पार्टनर याद है ना, उसको तो आपने कभी भी वैल्यूएट नहीं करना। उस सिचुएशन में तो सेलिंग नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज टू ऑडिट पार्टनर्स ऑडिट क्लाइंट, उस सिचुएशन में तो आप सेफगार्ड भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। क्लियर हुई ये बात? ये है हमारा सेक्शन 411। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 500 स्टार्ट हो रहा है। ऐसा करते हैं आज यहीं पे 400 तक की बात कंप्लीट रखते हैं,
300 भी हमने कंप्लीट किया, 400 के भी जो सिग्निफिकेंट सेक्शन थे वो किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 500 के सिग्निफिकेंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद 600। ठीक है, कोशिश करेंगे। आज हम पास्ट पेपर, तो प्लान था मेरा ओरिजिनली, लेकिन अभी नहीं कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट पेपर को भी अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा 1 से 2 दिन के बाद होगा। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।